ठीक है, आज हमारा है लेक्चर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दो तरह की सेल होती है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कल हमने पोटेंशियल के बारे में जाना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? जब यूनिटी या तो प्रेशर हो या फिर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन हो, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल मेजर किया जाता है। क्या हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इंडिविजुअल निकाल सकते हैं? तो हम हाफ सेल में कभी काम नहीं कर सकते, हमेशा फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उन रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, जिनको हमें ताकि हम दूसरे वाले का पोटेंशियल निकाल के। और नोटेशन कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखा जाता है, कैसे, क्या नोटेशन था बीच में जो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज को। इस साइड क्या लिखते हैं? एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे, यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है सबसे पहले? इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर कोई है तो। फिर नॉन एक्वस पार्ट, और फिर एक्वस पार्ट। और इस साइड कैथोड वाली रिएक्शन होगी और रिडक्शन वाली लिखेगी। तो एक्वस पार्ट पहले, फिर नॉन एक्वस पार्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है, मतलब वो बनाने की जरूरत नहीं है हर बार। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हल्का से स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल अरेंज किए हैं किस बेसिस, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका है वो? रिडक्शन पोटेंशियल जो मेरे एलिमेंट्स का है, उस बेसिस पे हमने एक सीरीज बनाई और उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ये कि लिथियम का अगर E0 माइनस 3.05 है, तो उससे अगला मेटल का उससे थोड़ा बढ़ के होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखा। तो आज हम इस सीरीज में मेन तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसके ऊपर क्या आता है। हमको वैल्यूज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज H की हमको पता है 0 होती है, बाकी सबको तुमको मोस्टली दी होगी। मैं एक निमोनिक से सिखाने की कोशिश करूंगी, अगर वो याद रहता तो जितना उसमें आ रहा है। उसके अलावा अगर तुमको और ज्यादा जानने की इच्छा है तो एनसीईआरटी के पेज पे पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, तो उसको तुम रेफर कर सकते हो कभी भी। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसको रीड कैसे करते हैं, ये इससे क्या इंफॉर्मेशन हमको पता चल रही है। तो सीरीज के मैं कुछ एलिमेंट लिख रही हूँ। सीरीज पता चल गया ना क्या है? हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। एनसीईआरटी में ये उल्टे तरीके से दे रखा है, हम इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे, मतलब लिथियम से। ठीक है, बस इतना ही है कि वो F2 जो है मेरी सीरीज में लास्ट में आएगा, बस उतना डिफरेंस है। बाकी कोई वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो जाके एक बार इस सीरीज को प्लीज देखना और कैसे E0 की वैल्यू चेंज हो रही है, बस इतना देखना है तुमको। जाके इस सीरीज में क्या डेटा तुम फिगर आउट कर पा रहे हो। ठीक है, ये होमवर्क भी है तुम्हारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ना। सबसे पहले आता है लिथियम। लिथियम का रिडक्शन होके क्या बनेगा? लिथियम प्लस का रिडक्शन होके लिथियम बनेगा। फिर आता है K प्लस, ये लिख सकते हो। एक दो की वैल्यू लिख रही हूं, मैं पूरी सीरीज नहीं बना रही हूँ। इन तीनों को ऐसे अलग, इसको तो पूरा ही हाईलाइट, क्योंकि ये तो रेफरेंस है जिसका वैल्यू 0 है। तो इसके ऊपर वालों का इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, मतलब ये तो उल्टी डायरेक्शन में रिडक्शन हो जाएगा, ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में। इस तरह आगे हम देखते हैं कैसे इसको स्टडी करना है। बस अभी इसको तुम 0 मानो रेफरेंस। एक वाटर का रिडक्शन मानो, वाटर रिड्यूस होके हो जाता है H2 और 2OH में कन्वर्ट। ये तुमको रिएक्शन याद होनी चाहिए कि जब वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है। और एक ये देना कि जब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये दो रिएक्शन तुमको ध्यान रखनी है। तो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसको याद करेंगे। एरो, इसका मतलब है कि इनके बीच में कुछ कुछ और एलिमेंट्स भी है। इस साइड वाला लिख लिया है? हाँ, निमोनिक लिख लेना, निमोनिक टू रिमेम्बर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
ये बीच में दो और मेटल आते हैं जिसका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, कुछ उनके बीच की वैल्यू है, बेरियम और स्ट्रोंशियम। लेकर भारत सरकार का नाम, भारत सरकार, ये हम ये वाला का लिख रहे हैं, का नाम अली मकान, मांगे अली मकान। तो सबसे कम किसका है रिडक्शन पोटेंशियल? लिथियम का, फिर पोटेशियम का, फिर बेरियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर सोडियम का, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैंगनीज। ठीक है, इसके बाद आता है, नहीं है उसमें मैंगनीज मेंशन नहीं है तो लिख लेना उसके बीच में, मतलब एनसीईआरटी में मैंगनीज का नहीं दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मैं इसका चेक करके बता दूंगी एग्जैक्ट किसके बीच में आएगा, उसके बाद लिख लेना। बस अभी तुम्हें सीरीज ध्यान रखनी है। हाँ, ये सीधा ही चल रही है, याद करने के लिए अलग इस लाइन के फॉर्म में कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि अगली लाइन अलग ही हो जाती है कुछ। कोबाल्ट निकल, जानकर लेके सीडी कॉम्पैक्ट ड्राइव, सीडी कोई नीचे, एस सुनो प्रभात, सुनो प्यार है या प्रभात है, किसी से भी कर लो। जिस अरे बार बार 3-4 बार निमोनिक है भाई, उसको उसके जैसा लो, यहाँ पे लॉजिक मत ढूंढते फिरो तुम। उसको 3-4 बार बोलो, तुमको सीरीज याद हो जाएगी। नहीं बोलोगे पूरा साल रटते रहोगे, नहीं याद होती है। जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, कोई भी सीडी मान लो जो सीडी चढ़ने के लिए लेते हो, या फिर जो वो गोल गोल सीडी होती है जो तुमको मानना है, सीडी कोई नीचे। अरे भाई जो बोल रहे हो सुनो, सुनो प्रभात है, इन लेड हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से ऊपर वाले का सब पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, अब आगे तो याद करवा के थे हमको, तो छोटी करवा रहे, तो थोड़ी बड़ी सीरीज हमको करवा रखा था। ली केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, उससे कुछ याद होती लास्ट में कॉपर वगैरह कुछ, तो ये कर लो तुम। सी यू, अरे मत बात करो। ब्रिटनी पटाई, और जिसको भाई नॉर्मल याद करना नॉर्मल कर लेना, इससे करना इससे कर लेना। क्यों आई आज ब्रिटनी पटाई और कल सोना लाई फ्री में। कॉपर, आयोडीन, एजी सिल्वर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड और सबसे ज्यादा फ्लोरीन। भाई बात करो, लास्ट के 10 मिनट सिर्फ इस पे हंसेंगे। जैसे जैसे हम ये सीरीज भाई सीधा है, कहीं तुम सोचो ये अलग से लिख रखा है, इसके जस्ट नीचे है ये, उसके नीचे वो वाली चीज लिखी हुई है और सबसे नीचे फिर ये लंबी सी सीरीज है जो मैंने ऐसे लिखी। डाउन द ग्रुप बोल रही हूँ, जब नीचे साइड जा रहे हैं सीरीज में तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनका रिडक्शन इजिली हो जाएगा, और वो साथ वाले का क्या करवाएंगे? तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। जब हम सीरीज में नीचे बढ़ रहे हैं तो इंक्रीजेस, और जब इसी में ऊपर की साइड आएंगे तो कौन सा कैरेक्टर रहता है? तो जब इसमें ऊपर की साइड जाते हैं तो क्यों मैंने बोला कि जब ऊपर की साइड जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है? क्यों बढ़ता है रोहित ऊपर साइड? रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग नेचर किसी का बढ़ना मतलब क्या होता है? किसी चीज का हम बोल रहे हैं कि वो रिड्यूसिंग नेचर का है, मतलब वो साथ वाले का क्या करवाएगा? रिडक्शन, और खुद का क्या करवाएगा? तो जब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे, तो वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और जो भी उसके साथ में मेटल या जो कुछ भी होगा उसका रिडक्शन करेगा, इसलिए उसको बोले रिड्यूसिंग पोटेंशियल। रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इसको उस टाइम सोचा करो कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या है, रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या है। रिड्यूसिंग नेचर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम बोले, ये वाला लिख लिया सीरीज, इसको रब कर दो ना।
अगर मैं बोलूं जैसे सबसे पहले लिथियम है, लिथियम आयन लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर के प्लस के में, आगे जैसे गए कैल्शियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है, और एल्यूमिनियम 3+। तो यहाँ पे नीचे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कम हो रहे हैं, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो जैसे हम जब डाउन द दिस सीरीज जाएंगे तो मेटल रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये नोट में लिख लो नीचे इसके, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, नोट में लिखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस on moving down this series। बस इतना ही। तो अगर हमको बताना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इस पूरी सीरीज में, कौन सा होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? भाई पढ़ लो जाकर, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा तो सीधा बोल दो कि इनका परफॉर्मेंस 0 है क्लास में। सीधी सीधी चीजें जो तुम पढ़ चुकी हो इस लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जा रहा है वो भी तुमको समझ नहीं आ रही है। सबसे रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद दूसरे का रिडक्शन करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन सबसे पहले कर लेगा, तो सबसे अच्छा 3.05 जो बहुत हाई है। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। तो लिख लो नीचे, नोट में ही लिख लो, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, lithium is strongest reducing agent and fluorine is strongest oxidizing agent। ठीक है, आगे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला पॉइंट लिखना है, अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाई या लो, रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाई होगी और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी लो होगी। लिखो ग्रेटर द एसआरपी वैल्यू, greater the SRP value, greater will be the tendency to get reduced, greater will be the tendency to get reduced। and the element or compound will be stronger, कैसा एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि वैल्यू ऑफ एसआरपी is directly proportional to oxidizing power और inversely proportional to reducing power। किसी को इसमें डाउट है कैसे लिखा है? कि जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना अच्छा उसका रिडक्शन होगा और दूसरों को वो ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी और रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। इसी जो पॉइंट चल रहा है पहला पॉइंट उसी में लिख लो, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एसआरपी
ब्रैकेट में लिख लो, और हायर द वैल्यू ऑफ एसओपी, ब्रैकेट क्लोज. So greater will be the tendency to get oxidized. Greater will be the tendency to get oxidized. Hence compound or element will be a better reducing agent. अब पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, दो रिएक्शन आपको दे रखी है, KMnO4 Mn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, उसका E नोट है 1.51. कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ इसमें? इसका +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे +2 है, डिफरेंस कितना आ गया? 5. यहाँ पे हम देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है. ये हम कर चुके हैं दोनों चीजें रिडॉक्स में. डाइक्रोमेट से क्रोमियम 3+ बना, इसका ई नोट दे रखा है 1.41. अब इन दोनों में से मुझे बताना है कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो खुद का रिडक्शन अच्छे से कर रहा हो. दोनों में से कौन सा रिडक्शन अच्छे से होगा? जिसका ई नोट ज्यादा, उसका वो रिएक्शन तेजी से होगी, क्योंकि उसका डेल्टा जी और नेगेटिव चला जाएगा. ठीक है, तो इसमें कौन सा ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा दोनों में से? MnO4 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O7 2-. इसलिए बोले कि MnO4 थोड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7 से. दोनों है, पर बेटर कौन सा है? तो हम दोनों का ई नोट से पता करेंगे. हाँ, कुछ एग्जांपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का 1-2 एग्जांपल बता. यही तुमको क्वेश्चन इस तरह से पूछ रखा हो, ई नोट दे रखा है MnO4 माइनस और Mn2 प्लस का 1.51, और ई नोट इसका है क्रोमियम 3+ से -1.4 वोल्ट. अब भी वही सेम चीज बतानी है. अगर इस दोनों क्वेश्चन सेम ही है एकदम, बस हम तरीका अलग लिखा हुआ है. यहाँ पे तुमको रिएक्शन के आगे दे दिया, तो यहाँ पे साफ सुथरी रिएक्शन दे दी थी कि ये दोनों रिडक्शन रिएक्शन है, तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो काम कर रहे होंगे. अब जिसका पहले रिडक्शन हो रहा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका बाद में हो रहा होगा वो उससे थोड़ा खराब है. अब यहाँ पे जो दे रखा है इसमें क्या है? MnO4 माइनस से Mn2 प्लस गया, मतलब वही रिएक्शन को दर्शा रहा है. तो ये कौन सा पोटेंशियल है? ये कौन सा पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP को दिखा रहा है. अब जब मैं दूसरा ई नोट देख रही हूं, उसमें उन्होंने दे रखा है क्रोमियम 3+ से डाइक्रोमेट बना है, मतलब इसके रिवर्स रिएक्शन का दे रखा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दे रखा है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है क्या है? नेगेटिव. तो इसको भी रिडक्शन में कर लो. तो अगर इसका रिडक्शन का मुझे लिखना पड़े इसी से, वो क्या हो जाएगा? ई नोट Cr2O7 2- से वो गया क्रोमियम 3+ में. क्या पोटेंशियल होगा अब इस केस में? 1.40. ठीक है, तो अब दोनों हम वही सेम चीज कंपेयर कर लेंगे. जिसका जल्दी हो रहा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सेम था, बस लिखने का तरीका अलग है. तो तुमको ऐसे भी दे सकते हैं ई नोट लिखना. पता नहीं, जब सब शांत होता है तो वो आवाज भी सुनाई देती है. लिख लिया ये? अच्छा, ये बताओ कि अब जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, उसमें ऊपर वाले एनोड काम कर सकते हैं क्या कैथोड? जो अपर एनोड पे, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को प्रेफर कर रहे हैं, और नीचे वाले जो सीरीज में है वो
कैथोड पे। ठीक है, ये वाला लिख लिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो यही। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखो। एनोड, एनोड के आगे डैश लगा के लिखो। इलेक्ट्रोड which are electrode which are higher up, which are higher up in the electrochemical series, in the electrochemical series। कैथोड में लिखो इसी तरह से, any electrode lower in the electrochemical series, lower in the electrochemical series in comparison to anode, in comparison to anode। तो ऊपर वाले एनोड की तरह काम करेंगे और उसके नीचे वाला कोई भी ले लो वो कैथोड की तरह काम कर सकता है उसके लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। मैंने बोला है कि जो इसमें मतलब नीचे वाला, नहीं समझ आया क्या बोल रहे थे? जो अपनी सीरीज में जो ऊपर है वो एनोड की तरह काम कर सकते हैं और उसमें जो नीचे रहते हैं वो कैथोड की तरह काम करते हैं, कोई भी नीचे वाला उसका। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। metals which are higher up in the series, metals which are higher up in the series, which are higher up in the series can displace metals, in metals which are present in metals, या तो लिख लो metals which are lower in series, metals which are higher up in series can displace metals which are lower in the series। नीचे वालों को वो डिस्प्लेस कर सकते हैं जो ऊपर वाले मेटल्स है। ठीक है, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, अब इससे समझते हैं वो कैसे हो रहा है। हमने एक रिएक्शन लिखा था ना, CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu एज ए प्रेसिपिटेट हमको मिल जाता है, मतलब वो डिपॉजिट हुआ हुआ। तो Zn ने Cu को यहाँ पे क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। सीरीज में देखो Zn कहाँ पे आता है और Cu कहाँ पे आता है। Zn ऊपर आता होगा और Cu नीचे आता होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, Zn का ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है तो उसने अपना ऑक्सीडेशन कर लिया, और कॉपर 2+ का रिडक्शन आसानी से हो सकता है तो उसने अपना रिडक्शन कर लिया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाई। तो ये हम इन जनरल भी बोल सकते हैं कि नीचे वाले जो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो एक तुम्हारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, दिखाना एक बार। इसमें वो लिख रहा है कैन वी स्टोर, कुछ सेकंड क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन है कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। करेगी तो ये रिएक्शन हो जाएगी, तो नहीं कर सकते स्टोर। इसका आंसर इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। क्या हुआ, पता चल गया? तो हम स्टोर नहीं कर सकते। पर इसका अगर उल्टा रिएक्शन होता ZnSO4 plus Cu, तो क्या कुछ रिएक्शन होएगी? जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर दोगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। तो अगर हमको ZnSO4 को स्टोर करना है कॉपर वाले में तो कर सकते हैं, और उल्टा नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिख लो एक,
वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी का ही है ये, हाँ रहने दो, चलो बाद में। इसी के नीचे लिख लो, हाँ ये रिएक्शन लिखनी है, मेटल्स विच आर हायर अप इन सीरीज, उसके नीचे एग्जाम्पल के फॉर्म में। क्योंकि इसका ई नोट आता है, ई नोट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट समथिंग, इसका ई नोट आएगा नेगेटिव 1.1 समथिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ आया क्या लिखा है? लिख लो, इसके नीचे नोट में लिख लो, दीज रिएक्शन इंडिकेट that we cannot store copper sulfate solution in zinc pot, अगला फोर्थ पॉइंट लिखो। हाँ। भाई बात क्यों करने लगे हो? क्या नहीं समझ आया? मुझसे पूछ लिया करना तू। ये तो समझ आ गया। क्या? अगर रिएक्शन उनको कोड में स्टोर कर ही देंगे तो हो जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा ना। तो जो मेरा, हाँ कुछ तो रहेगा, जो मेरा मैंने कंपाउंड जैसा डाला वो वैसा नहीं मिलेगा मुझे, वो फिर इसके कलर में आ जाएगा, ZnSO4 के कलर में आ जाएगा। नहीं, पोर्ट का मटेरियल ही तो रिएक्ट कर रहा है। अगला फोर्थ पॉइंट लिखो, पोर्ट कोरोसिव हो जाएगा, बस जैसा वो वैसा नहीं दिखेगा। On moving down the series, the electropositive nature of the metals or element decreases, and also the reactivity of the metal decreases। तो जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा हमारे पेरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं? एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। जब वो नीचे जा रहे हैं तो वो तो डिक्रीज ही हो रहे हैं, दूसरे साइड ऑफ मेटल जा रहे हैं ना, और उनकी रिएक्टिविटी भी कम हो रही है क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है। तो ऊपर वाले मेटल को जब मैं वाटर से रिएक्ट करती हूँ, कोल्ड वाटर से भी करेंगे तो H2 गैस रिलीज होती है, पर उसकी जैसे जैसे हम आगे नीचे बढ़ रहे हैं तो वो स्टीम में रिलीज करेगा H2 गैस। और जो सबसे लास्ट वाले मेटल है जो कि कॉपर, गोल्ड और ये सब है, तो वो स्टीम और इसके साथ भी H2 गैस रिलीज नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, वो फिर एसिड के साथ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टीम के साथ ये तीन तरह के मेटल्स लिए, सबसे अप जो हायर है सीरीज में वो कोल्ड वाटर के साथ H2 गैस देते हैं, उसके बाद वाले कोल्ड के साथ नो रिएक्शन, स्टीम के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देते हैं, और सबसे जो लास्ट में है सीरीज में वो कोई रिएक्शन नहीं देगी, कोई H2 गैस रिलीज नहीं करेगी। समझे क्या बोलना चाह रही इस पॉइंट से? कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है,
हाँ मतलब बाकी भी जो भी मेटल की रिएक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे अभी। हाँ हाँ वो भी हो सकते हैं लास्ट वाले भी, लेकिन एसिड का भी उनका बहुत कम का एक्शन रहता है उस पे। ये वाले लास्ट वाले ये बहुत अनरिएक्टिव मेटल्स रहते हैं, गोल्ड वगैरह सब रहते हैं, पर कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे रहते हैं देखना हो। अब जो ऊपर वाले मेटल है, ये हमारी H वाली रिएक्शन हमने लिख रखी है, इसका पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, और ऊपर वालों का जो इससे ऊपर जो मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन 0 है, पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो सारे मेटल किसमें कन्वर्ट, मतलब H2 गैस रिलीज करेंगे एसिड की प्रेजेंस में। लिखो एक बार, डाइल मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, हाँ फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन can release H2 gas, can release H2 gas on reaction with dilute acid solution। मुझे लगता है वो मेटल्स नहीं रिएक्ट करते एसिड के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ शायद कर जाए, पर डाइल्यूट के साथ तो नहीं करेगा, वो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी नहीं बैठ रहा है। अरे तुम क्या डिस्कस करने लग जाते हो, आता तुमको फिर भी नहीं है, इतना डिस्कशन करते हो पूरे दिन में। ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, अब ऐसा क्यों बोला मैंने, ये मेरी रिएक्शन है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अरे भाई इधर सुन लो, जिसका इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, तो ये माइनस वाले से तो ज्यादा ही है ना, माइनस। अगर मैं इसके एक ऊपर वाला मेटल ले रही हूँ और इसके एक नीचे वाला मेटल ले रही हूँ, ऊपर वाला मेटल मान लो मैंने ले लिया, लिथियम भी ले रही हूँ, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -3.05, तो इन दोनों में से कौन सी रिडक्शन रिएक्शन फेवरेबल है, रिडक्शन रिएक्शन, इसका तो -3.05 है और इसका 0 है, तो इन दोनों में से कौन सी रिडक्शन फेवरेबल है, ऊपर वाली, तो इनका इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगी और H2 गैस रिलीज करेगी, तो ओवरऑल ये रिएक्शन क्या होगी, लिथियम प्लस 2H प्लस, मतलब HCl की प्रेजेंस में ये लिथियम आयन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, ऐसा कुछ रिएक्शन हो रही होगी, एग्जैक्ट बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम, बस कॉन्सेप्ट समझ रहे। ये वाली चीज समझ आए कि मैंने क्यों बोला कि मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन वो HCl की प्रेजेंस में डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन क्यों लिखवाया है, क्योंकि जो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं उसमें एक एसिड सॉल्यूशन होता है और एक H2 गैस होती है, तो वहां से वो डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन आया, तो एसिड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल H2 गैस रिलीज करेंगे। क्या ये चीज समझ आई? अब अगर मैं इसकी दूसरी एक नीचे वाला कोई मेटल बताना, कॉपर ही ले लेते हैं, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu और इसका होता है 0.34, ठीक है 0.34 होता है। अब इसमें और इसमें कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है, नीचे वाली, पर वो तो दोनों चीजें कर सकता है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा रिडक्शन भी हो जाएगा, और ना भी हो तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन ही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और ये दोनों साथ साथ है, तो वही वाली चीज कि एक ऊपर वाला अगर एनोड है तो उसके नीचे वाला कोई भी कैथोड हो सकता है, ठीक है, तो ये मतलब H2 गैस तो रिलीज नहीं करेगा, तो इस उस लाइन का ये मतलब है। फिर नहीं एक्शन होता है, Cu को जब आप HCl में डालते हो डाइल्यूट HCl में,
नो रिएक्शन। पर अगर इसी Zn को या इसमें से किसी और को डाला तो H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अगर मैं डालूं Zn को डाइल्यूट HCl में डाला तो ये H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। लिख लो इसको, लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 6 हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, 6 पॉइंट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, इसमें लिखो डिपेंडिंग अपॉन दी, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, it depends upon electropositive, it depends upon electropositive nature of the metal. तो अगर मैं बोलूं ऑक्साइड कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मेटल्स कैसे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जितनी ज्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहता है उतना वो स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब अगर दो मेटल है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा, एक कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरा मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ज्यादा वाला ऑक्साइड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग वाले जो ऑक्साइड्स है वो डिकम्पोज नहीं करते, पर बाद वाले ऑक्साइड डिकम्पोज कर देते मेटल और ऑक्सीजन में। थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्साइड से कैसे रिलेटेड है, इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होता है मेटल का, ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब डाउन द सीरीज क्या होगी? ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। और रिएक्टिविटी भी मेटल की क्या हो रही है? कम। तो वो लेस स्टेबल ऑक्साइड्स बनाएगा। लिखो एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, as electropositive nature decreases from top to bottom, decreases from top to bottom, the thermal stability, the thermal stability, the thermal stability of the oxide, the thermal stability of the oxide also decreases, also decreases। तो जो स्टार्टिंग वाले हैं, जैसे बेरियम ऑक्साइड हो गया, या फिर सोडियम ऑक्साइड हो गया, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, तो इनको अगर हम हीट करेंगे तो ये अपने मेटल और ऑक्सीजन में नहीं टूटेगी, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग वाले हैं। तो ये हाईली स्टेबल ऑक्साइड्स है, तो इसकी किस में आ जाता है? नो डिकम्पोजिशन। पर अगर हम इसी तरह Ag2O को हीट करें या फिर HgO को हीट करें तो ये थोड़े लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये Ag और Hg है, तो ये किसमें टूट जाएगा? 2 Ag में प्लस हाफ O2, और ये किसमें टूट जाएगा? 2 Hg में प्लस O2। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है ना, ये Ag से Ag प्लस जा रहा है, हाँ मतलब SOP है ये, और ये रिडक्शन रिएक्शन का पोटेंशियल है। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म में लिखना है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है, और अगर उसको रिडक्शन टर्म में लिख के तो कैथोड में से एनोड वाला माइनस करते हैं। तो या तो इसको चेंज कर लो, मैं दोनों तरीके से करके बता रही हूँ, इसको सिर्फ आगे मैं नॉर्मल एक ही तरीका अप्लाई करूंगी। तो अगर इसको हम कर रहे हैं E0 ऑफ सेल निकालना है, उसको मैं लिख रही हूं
E naught of reduction reaction प्लस E naught of ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या, E naught माइनस E naught रिडक्शन एट एनोड। ये दोनों चीजें पड़ी थी, तो अगर पहले वाले फॉर्मूले से निकाल दी, E naught सेल, E रिडक्शन का कितना दे रखा है 1.51 और E ऑक्सीडेशन का 0.80, तो ये क्या हो जाएगा 1.51 प्लस माइनस 0.80 कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा E naught ऑफ सेल। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि E naught सेल, E सेल जो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उनको तुमको ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर मैं किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरा E naught 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो हम एंथैल्पी वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पर मोल जो कर रहे हैं वो अलग चीज है। पर अगर किसी रिएक्शन का मुझे, अगर 1 मोल की रिएक्शन है और मुझे 2 मोल की निकालनी है तो मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसको। पर ऐसा E naught के साथ नहीं होता है, क्योंकि मैंने वहां पे भी लिखवाया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर वेयर एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव इन नेचर। ठीक है, तो आगे हम सीखेंगे उसको पूरा कैलकुलेट करना। अभी हमने इस तरीके से देख रहे, रिडक्शन एट कैथोड कितना पोटेंशियल है 1 पॉइंट माइनस, अगर रिडक्शन एट एनोड हो, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा प्लस 0.80, सिंपल लिख दो इसको, तो कितना आ जाएगा 0.71 मोल। किसी तरीके से भी देख लो। क्लियर है कैसे किया है, लिख लो इसको। बताओ ये वाली सेल फिजिबल है या नहीं, मतलब फिजिबल का मतलब वर्किंग है या नहीं। और वर्किंग कब होगी, जब इसका ई सेल पॉजिटिव रहेगा। तो तुमको ई नोट सेल निकालना है इस डेटा से। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, एजी का, और रिडक्शन, तो ये अपना इस पोटेंशियल में लिखा हुआ है एजी, एजी प्लस में गया, मतलब कौन सा पोटेंशियल है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है सीयू, सीयू टू प्लस में गया, ये कौन सा पोटेंशियल है, ये भी ऑक्सीडेशन है, पर हो क्या रहा है वहां पे, तो मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख दूं, ये हो जाएगा ई नोट सी यू टू प्लस सी यू में गया, ये कितना आ गया 0.34 वोल्ट। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो मेरी सेल बन जाएगी वो, है ना, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, कितना आ गया माइनस। तो क्या ये सेल वर्किंग फिजिबल है, नहीं, क्योंकि ई सेल कितना आया है, नेगेटिव आया है। तो पहले ई नोट निकालो अपनी नोटबुक में, अपने आप से करोगे, ई नोट निकालो, उसके बाद लिखो, पहले उतना करो, ई नोट निकालो। ई नोट की वैल्यू आ जाएगी 0.34 माइनस 0.80, मतलब माइनस 0.46 वोल्ट। पता चल गया कैसे हुए। लिखो इसमें, सिंस ई नोट सेल, सिंस ई नोट सेल, E naught cell has a negative value, has a negative value, has a negative value, hence this cell is not visible, this cell is not visible or working। किसी जगह तुम वर्किंग वाला टर्म देखोगे, किसी जगह पॉसिबल वाला देखोगे, किसी जगह फिजिबल वाला देखोगे, सब में निकालना यही चीज है। आगे हेडिंग में लिखो, नहीं हेडिंग है, कैलकुलेशन ऑफ SRP of an electrode from given SRP value of other electrode।
इसमें जैसे हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे ना, दो रिएक्शन दे रखे, हमको तीसरी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, उन दोनों को जोड़ घटा जो भी करके। एंथैल्पी एडिटिव है पर ईएमएफ एडिटिव नहीं है। तो इस केस में कैसे करते हैं, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो हम डेल्टा जी को ऐड कर सकते हैं पर ई सेल को कभी ऐड नहीं कर सकते। इस बात को गांठ मान लो, कभी भी गलती मत करना। इसके क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछ रखे बहुत, कि वो लास्ट वाली रिएक्शन का ई नोट निकलवाते हैं पहली दो रिएक्शन का देखकर, तो बच्चे उसमें करते हैं उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट, ई नोट को कर देते हैं। किसको हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, डेल्टा जी को हमेशा, ठीक है। तो डेल्टा जी, इसमें रिलेशन लिख लो सबसे पहले। अगर वो स्टैंडर्ड है तो हम डेल्टा जी नोट की बात कर लेंगे, माइनस एन एफ ई नोट सेल। अगर वो सिंपल है तो हम डेल्टा जी की बात कर लेंगे। यहाँ पे एन क्या है, एन क्या हो सकता है इधर, नंबर ऑफ, कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन, हाँ एन फैक्टर बोल दो, ऑक्सीडेशन हाफ या फिर रिडक्शन हाफ। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इक्वल टू 96500 कूलम। वैसे 4 कुछ रहता है पर हम इससे याद रखते हैं ताकि वो लास्ट के 3 नंबर ना याद रखने पड़े। ये एक्चुअली में क्या है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये मैं तुमको पहले बता चुकी हूँ और मैंने 12th वालों की बेइज्जती करके बताया था कि उनको ये नहीं पता था। 1 फैराडे, जो अब 12th पार करने वाले हैं, अब तो तुम हो गया 12th में, अब तुम्हारी करनी पड़ेगी। 1 फैराडे 96500 इसकी वैल्यू होती है। ये आती है, एक जो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, अगर मुझे 1 मोल पे निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगी, तो जो मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, या 9648 समथिंग आएगा, उसको हम इस तरह लिखते हैं 4.87 नहीं, 5 डिजिट का ही आएगा। हाँ, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻23। तो ये एक्चुअली में पर मोल चार्ज है, अगर इसका यूनिट हम एग्जैक्ट देखना चाहे। इतने कूलम का चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। तो इसको लिख लो, 1 फैराडे को अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये तो पता होगा ई सेल, डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी विच इज यूज्ड टू डू, हाँ काम का चीज, काम वाली एनर्जी है। नाइन 96485 एग्जैक्ट आता है। पहला पॉइंट लिखना है, ठीक है। नहीं, ये अलग टॉपिक हो गया है पूरा, ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला नहीं है, उसके पॉइंट्स हो गए। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ई नोट सेल कैसे निकालते हैं जब मुझे 2 इलेक्ट्रोड का दे रखा और तीसरे का मुझे निकालना, ठीक है। ये नहीं देखा मेरा तूने हैशटैग, हैशटैग मतलब दूसरा टॉपिक स्टार्ट। ईएमएफ कैसी प्रॉपर्टी है, ये मैंने तुमको लेकिन वहां पे एग्जांपल में भी लिखवा रखा है ईएमएफ, अभी दिखा दूंगी। सॉल्ट ब्रिज में नहीं, ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में जब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताई थी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसलिए बताई थी ताकि भूलो मत। वो तुमसे थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी कम पूछेगा, इधर उधर की ज्यादा पूछेगा, फिजिक्स से उठा लेगा वो कोई प्रॉपर्टी और तुम्हारी नॉलेज चेक कर लेगा कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव की डेफिनेशन आती है कि नहीं आती है। लिखो, ईएमएफ इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, EMF is an intensive property. ब्रैकेट में लिखो
not dependent on mass or size, not dependent on mass or size. So we cannot add or subtract E naught values of, so we cannot add or subtract E naught values of two reaction to calculate E naught value of any other reaction. सेकेंड पॉइंट लिखो इसी में, डेल्टा जी कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो डेल्टा जी इज एन extensive property, so we can add or subtract delta G value of two reactions, हमको इस रिएक्शन का ई नोट निकालना है, इन दोनों रिएक्शन का दे रखा है। पहले इनको रिएक्शन फॉर्म में लिखो दोनों को, और ये दोनों कैसे पोटेंशियल दे रखे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हमको गिवन है। Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Cu बनेगा, और Cu2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Cu प्लस बनेगा। इन तीनों की रिएक्शन लिख लो। इसकी क्या रिएक्शन आई है जिसका हमको निकालना है, Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। इस रिएक्शन का मुझे ई नोट निकालना है, या इस इलेक्ट्रोड का बोल दूं, ठीक है। ये जो रिएक्शन देखिए इसमें क्या बनेगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। आगे वाले में इसमें क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। मुझे रिएक्शन में क्या चाहिए, इस साइड Cu प्लस चाहिए। अच्छा, इसका ई नोट मुझे निकालना है, इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, माइनस NF ई नोट ऑफ सेल। n यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे n कितना है, और यहाँ पे n, मैं फिर बोल रही हूं हम ई नोट वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डेल्टा जी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये इन दोनों से मैं ये रिएक्शन कैसे बना सकती हूँ, इतना बताओ। सॉरी, इन दोनों से इस वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, तो मतलब मान लो अगर इसका डेल्टा जी था NF माइनस NF, इसको कौन सा रिएक्शन, इसको रिएक्शन 1 बोल रही हूं मैं, इसको रिएक्शन 2 बोल रही हूं, तो इसका E2 नॉट था, जो डेल्टा जी ये था। अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो अब डेल्टा जी क्या बन जाएगा, अब क्या डेल्टा जी हो जाएगा नया, NF E2 नॉट। ये क्या है, किसी को समझ ना आ बताओ। ये रिएक्शन दे रखी है, मुझे अपनी मेन रिएक्शन में कॉपर प्लस कौन सी साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, तो मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। जो भी छेड़छाड़ करनी है किससे करेंगे, डेल्टा जी से, तो उसका डेल्टा जी माइनस NF E2 नॉट था। चलो यहाँ पे तो E भी चेंज हो जाता, माइनस NF E2 नॉट था और अब क्या हो गया, प्लस में हो गया वो, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरे को Cu इस साइड मिल गया और कॉपर, अब क्या रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, ये 2 यहाँ पे डेल्टा जी 1 कितना है
माइनस एन एफ E1 नॉट, मतलब -2 इंटू एफ मल्टीप्लाई बाय E1 नॉट। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है इस केस में? 1 इंटू एफ। ठीक है, ये रिएक्शन 1। इस रिएक्शन को अगर मैं थर्ड नाम बोल रही हूं तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम ऐड करते हैं दोनों रिएक्शन को, तो हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट और थर्ड को ऑन एडिंग क्या मिलेगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu प्लस गिव्स Cu। ये रिएक्शन लिखे नहीं, किसको नहीं समझ आई है? इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ऐड करके लिख दिया, रिएक्टेंट रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाली साइड। ठीक है, तो अब जो सेम सेम है उसको काट देंगे। Cu2 प्लस से कट गया, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन, ऊपर लिख रही हूं मैं इसको, फाइनल रिएक्शन हमारे पास यही बचेगी, Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो इन दोनों की एनर्जी को मैं ऐड करके मेरी वो वाली एनर्जी आ जाएगी। इस केस में n की वैल्यू क्या है? 1। तो अब क्या हो जाएगा? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 डैश वाली जो है थर्ड वाला, और इसको ऐड किया मैंने। तो पहले वाले का क्या है? -2F। E1 कितना दे रखा है? E1 कितना है इसका? 0.33 प्लस 1 इंटू फैराडे। फैराडे की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगी। और E2 कितना हो जाएगा? 0.153। ठीक है, और वहां मैंने वो चेंज कर दिया है, वरना वो -NF2 आने वाला था। चाहे उसको कर दे, चाहे नीचे वाला E2 को कर दे, एक रिएक्शन में E2 रिवर्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, पर उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो वहां पे वो स्टेप ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं करूंगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो Fe0 सेल, फैराडे से सारे फैराडे कट जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दो। बताओ ई सेल कितना आ रहा है जो मुझे चाहिए? क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस में, प्लस ये 0.153 ऐड कर दो। आंसर बताओ क्या आएगा? 0.52 के अराउंड, देखते हैं। हाँ, शायद उतना ही है। हाँ, करेक्ट। तो 0.521 मतलब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? 0.521। तो जो हम SRP कैलकुलेट कर रहे थे अननोन का, किसी दो का गिवन होने पे, वो इस तरह से करना है। जाके एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? कितना टाइम हो गया? ठीक है, आज के लिए इतना रख रहे हैं, बाकी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलना नहीं है इसका मतलब। होमवर्क में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से पढ़कर आओगे, उससे मैं सवाल पूछूंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करोगे, स्पेशली ये वाला, E0 वाला नहीं, E0 वाला तो हो ही जाता है, ठीक है? और जो एक्सरसाइज में इन टेक्स्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं वो कर। अरे भाई सुन लो, चुप, क्या होमवर्क दिया है? जो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो भी कर आओगे एनसीईआरटी में। ज्यादा नहीं है, 4-5 ही कुछ होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड, उससे पहले का जो भी है, और ये सीरीज अच्छे से पढ़ के आने, बस इतना है।